नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तेरे प्यार में का 11वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का 11वां भाग शुरू करते हैं। प्रतीक गोयल के पुरुषत्व को इतनी अधिक चोट पहुंची कि वह तेज कदमों से डीन के कमरे से बाहर निकला। अपने किसी भी दोस्त से कोई बात नहीं की, ना किसी से आंखें मिलाई। आज तक उसे किसी लड़की से इतनी बड़ी हार नहीं मिली थी। इस हार को वह सहन नहीं कर पा रहा है। आज तक तो कॉलेज में आकर के वही किया जो उसकी इच्छा हुई। कभी किसी ने उसके बारे में शिकायत करने की भी कभी हिम्मत नहीं की। वह बाइक में बैठा और सीधा अपने घर पहुंच गया। वह अपने चेहरे पर गुस्सा और क्षोभ ले करके घर आया। घर में घुसते ही उसकी माँ से सामना हो गया उसकी माँ ने, स्नेहा गोयल ने अपने बेटे के चेहरे पर गुस्सा देखा, इसलिए पूछा, प्रतीक इतने गुस्से में क्यों दिख रहा है और कॉलेज से जल्दी कैसे आ गया बेटा, क्या हो गया है? अपनी माँ की किसी बातों का उत्तर नहीं दिया प्रतीक गोयल ने। वह सीधा अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। माँ को कैसे बताता कि वह कॉलेज से रिस्ट्रिकेट कर दिया गया है? माँ का क्या, पापा का सामना तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। दोनों जब प्रश्न करेंगे तो कोई उत्तर नहीं है उसके पास। स्नेहा गोयल अपने बेटे के पीछे पीछे गई और जब तक कुछ पूछते उससे पहले प्रतीक गोयल ने दरवाजा बंद कर लिया था। दरवाजा थपथपा करके कई बार आवाज लगाई स्नेहा ने, मगर प्रतीक ने दरवाजा नहीं खोला और ना ही कुछ बोला। स्नेहा मन ही मन बुदबुदाने लगी, प्रतीक को क्या हो गया, दरवाजा क्यों बंद कर लिया, दरवाजा बंद करके क्या करेगा? आदि प्रश्नों ने स्नेहा गोयल को परेशान कर दिया। तो उसने अपने पति अनिल गोयल को फोन लगाया। हेलो स्नेहा, इस समय फोन लगाया, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें पता है मैं इस समय बिजी रहता हूँ। हाँ मुझे पता है, कभी फोन लगाती हूँ क्या? आज जरूरत पड़ गई इसलिए फोन किया है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मुझे फोन करना पड़ा इस समय? प्रतीक ने गुस्से में कॉलेज से घर आया और अपने कमरे में जाकर के दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कई बार पूछा मगर मेरी किसी बातों का जवाब नहीं दिया। मुझे डर लग रहा है, दरवाजा बंद किया है इसलिए। तुम जल्दी से घर आओ। आश्चर्यचकित होकर के अनिल गोयल ने कहा, अचानक ऐसा क्या हो गया कि कॉलेज से वापस आया और घर आ करके दरवाजा बंद कर लिया? जरूर कोई ऐसी बात हुई होगी, तुम दरवाजा खुलवाने की कोशिश करो, तब तक मैं घर आता हूँ। स्नेहा ने दिमाग लगा करके प्रतीक के मोबाइल में फोन लगाया मगर प्रतीक ने कॉल कट कर दिया। स्नेहा ने फिर फोन लगाया, फिर प्रतीक ने कॉल कट कर दिया। बहुत बार फोन लगाने के बाद भी प्रतीक ने फोन रिसीव नहीं किया तो स्नेहा को और अधिक घबराहट हुई। उसने दरवाजे पर फिर से थपथपाया, कई बार आवाज लगाई मगर प्रतीक ने फिर भी कोई आवाज नहीं दिया। अब तो स्नेहा इतनी घबरा गई कि बैठ करके रोने लगी। अनिल गोयल ने घर में घुस करके देखा स्नेहा बैठ करके रो रही है। अनिल गोयल ने बेटे के कमरे के सामने जा करके आवाज लगाई, प्रतीक प्रतीक दरवाजा खोलो बेटा, क्या हो गया मुझे बताओ, इस तरह दरवाजा बंद करके क्यों बैठे हो? तुम्हारी मम्मी बहुत रो रही हैं। मम्मी रो रही हैं सुन करके प्रतीक को थोड़ी सी चिंता होने लगी, इसलिए उसने दरवाजा खोला मगर अपने पापा के सामने सिर झुका करके खड़ा रहा। प्रतीक के चेहरे पर उदासी और शर्म से झुकी हुई आंखें देख करके अनिल गोयल को संदेह हुआ, इसलिए पूछा, कॉलेज में क्या हुआ प्रतीक बेटा, सब कुछ खुल करके बताओ। अपने कमरे से बाहर आओ और ड्राइंग रूम में बैठ करके बातें करते हैं। तुम्हारे कारण मैं घर आया, इस समय मेरी बहुत जरूरी मीटिंग रहती है, मीटिंग छोड़ करके आया हूं। प्रतीक गोयल सिर नीचा करके धीरे धीरे आकर के ड्राइंग रूम में बैठ गया। प्रतीक को देख करके स्नेहा को चिंता थोड़ी सी कम हुई। बेटे के पीठ पर हाथ फेरते हुए अनिल गोयल ने पूछा, अब बताओ कॉलेज में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण तुम घर आ गए और घर आकर के अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया? पापा के सवालों का जवाब न देकर के प्रतीक सिर झुका करके बैठा रहा और गुस्से में दांत पीसता रहा। अनिल गोयल ने फिर कहा, तुम गुस्से में दिख रहे हो, बताओ क्या हुआ? इतनी देर बाद प्रतीक ने अपना सिर उठाया और गुस्से से कहा, उस मयूरी की बच्ची ने मेरी शिकायत कर दी कॉलेज डीन से। शिकायत कर दी तो क्या हुआ? कॉलेज में हर वर्ष
मैं बहुत डोनेशन देता हूं, मैं कॉलेज डीन से बात कर लूंगा, केवल शिकायत से तुम्हें इतना गुस्सा नहीं आ सकता है। मयूरी ने तुम्हारी शिकायत क्यों की? बहुत अच्छी डांसर है, मैंने सोचा था उसके साथ सेल्फी लूंगा अपने दोस्तों के साथ, उसे मेरे साथ सेल्फी नहीं लेना था, इसलिए गुस्सा होकर के कॉलेज डीन से जा करके लिखित में शिकायत कर दी। स्नेहा गोयल ने कहा, केवल शिकायत कर दी, उससे तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो और घर क्यों आ गए? उसकी शिकायत पर कॉलेज डीन ने मुझे कॉलेज से रिस्ट्रिकेट कर दिया और मेरे साथ मेरे कुछ दोस्तों को भी रिस्ट्रिकेट कर दिया। फिर तो तुम लोगों ने मिल करके उसके साथ कुछ किया होगा। क्या किया बताओ? स्नेहा ने सीधा सवाल किया। और कुछ भी नहीं किया मम्मी, जब वह हंस के साथ किसी पेड़ के नीचे बैठ करके बातें कर सकती है तो हमारे साथ सेल्फी खिंचाने में क्या प्रॉब्लम थी? इस बार अनिल गोयल ने कहा, तुमने उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं की, गलत व्यवहार तो नहीं किया सेल्फी खींचने के लिए? थोड़ी सी जबरदस्ती की तो क्या हुआ? आप तो उससे मेरी शादी कराना चाहते थे, एक दिन तो वह मेरी वाइफ बनने वाली है। मैंने और अपूर्व राय सिंघानी ने केवल बातें की हैं, अभी तक कुछ पक्का नहीं है। मुझे अपूर्व ने कहा है कि मयूरी और उसकी मम्मी बिल्कुल भी तैयार नहीं है इस शादी के लिए, खासकर मयूरी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। स्नेहा गोयल ने कहा, किसी के साथ जबरदस्ती शादी तो नहीं की जा सकती बेटा, दुनिया में और कोई लड़की नहीं है क्या जो मयूरी से ही शादी करनी? शादी नहीं करेगी तो क्या हुआ, सेल्फी तो खिंचा ही सकती है। दूसरे फैंस के साथ भी तो सेल्फी खिंचा रही थी, तब तो उसने मना नहीं किया। मेरे साथ ही सेल्फी खिंचाने में उसे परेशानी क्यों हो रही थी? स्नेहा गोयल ने कहा, एक बात बताओ प्रत्येक, तुम मयूरी के फैंस हो, अगर कोई फैन होता है तो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है, रिक्वेस्ट करता है। जरूर तुमने उसके साथ बदतमीजी की होगी, तुम्हारी आदत से मैं वाकिफ हूँ। जब तुम स्कूल में थे तब भी तुम्हारे बारे में बहुत शिकायतें आती थी। तुम सच सच बताओ कि तुमने क्या किया है। सच नहीं बताओगे तो हम कोई स्टेप नहीं ले पाएंगे। अनिल गोयल ने कहा, मैं अपूर्व से बात करूंगा, अगर ऐसी कोई बात हुई है तो उस बात को सुधार भी सकते हैं, मगर हमें पहले यह जानना जरूरी है कि तुमने क्या किया है। तुम हमसे सब खुल करके बताओ। पापा, मैंने केवल अपने दोस्तों के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए उसे रोक लिया था, इसलिए वह गुस्सा हो गई। तुम पूरा सच हमें नहीं बता रहे हो। ठीक है, मैं मौका मिलते ही अपूर्व से बात करता हूँ, स्नेहा गोयल ने गुस्से से कहा। वही सही है, तुम अपूर्व भाई साहब से बात करो, शायद सारी बात पता चल जाए। इस लड़के ने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली, बीए की डिग्री भी पूरी नहीं कर पाया। लोग कहेंगे कि अनिल गोयल का बेटा बीए की डिग्री भी नहीं कर पाया है। हमारी कितनी इच्छा थी कि बीए की डिग्री पूरी करने के बाद तुम्हें बिजनेस इकोनॉमिक्स में आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेजेंगे। बातें करते करते स्नेहा की आंखें गीली हो गई तो वह उठ करके चली गई। अनिल गोयल को भी बहुत बुरा लगा, इसलिए उसने कहा, अब मैं भी जा रहा हूँ, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करो, अब घर में बैठे रहो। प्लीज पापा, आप एक बार कॉलेज डीन से बात कर लेना, इस बार अगर मुझे माफी दे दें तो आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं बात करके देखूंगा, अभी मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ। अनिल गोयल भी अपने काम के लिए अपने ऑफिस निकल गया। प्रतीक गोयल अकेला चुपचाप बैठा रहा, चेहरे पर उदासी का अंधेरा लेकर के। ऑफिस पहुंच करके अनिल गोयल ने सोचा एक बार अपूर्व राय सिंघानी से बात कर ले, अपने बेटे के साथ उसकी बेटी मयूरी के कारण जो कुछ भी हुआ है सब कुछ बता दे। मगर फिर सोच में पड़ गया, क्या बात करूं मैं, गलती किसकी है? अभी तक तो बात साफ भी नहीं हुई है। थोड़ी सी बात पर कॉलेज डीन मेरे बेटे को रिस्ट्रिकेट नहीं कर सकते। उन्हें मालूम है कि मैं हर साल कितना डोनेशन देता हूं। मेरे बेटे ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जो किसी लड़की के लिए बहुत अपमानजनक बात होगी। मयूरी घर में जाकर के अपने पापा को जरूर बताएगी। हो सकता है अपूर्व खुद मुझसे बात करे। मैं किस मुंह से अपूर्व से बात करूं जब मेरा बेटा ही इतना बिगड़ा हुआ है? मैंने तो बल्कि अपने बेटे के लिए उसकी बेटी का हाथ मांगा था, अब तो लगता है सारा रास्ता ही बंद हो गया। मैंने चाहा था दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी तो बिजनेस वर्ल्ड में हमें फायदा होगा, मगर सब कुछ बिगाड़ दिया मेरे बेटे ने। मैं कॉलेज जा करके किस मुंह से बात करूं? इस लड़के ने मुझे कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा है। केवल बेटियों को ही संस्कार नहीं सिखाना चाहिए, बेटों को भी संस्कार देना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे ही हादसे होते हैं। बहुत ज्यादा आजादी का नतीजा आज सामने है। हाथ का मोबाइल रख करके अनिल गोयल काम करने में मन लगाना चाहा, मगर लगा नहीं पाया। बैठ करके मन ही मन चिंतन मनन करने लगा कि इस लड़के के भविष्य को लेकर के क्या किया जाए। अनिल गोयल गहरी सोच में था कि मोबाइल की
रिंगटोन बज उठी। अनिल गोयल ने मोबाइल उठाया और देखा अपूर्व राय सिंघानी का ही फोन है। अनिल गोयल ने कॉल रिसीव किया तो उधर से आवाज आई, हेलो अनिल, क्या हाल चाल है? बहुत दिनों से बात नहीं हुई, बिजनेस पार्टी में भी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। क्या बात है, कहाँ पर हो यार? शहर में हूँ, काम में बिजी था इसलिए फोन नहीं लगा पाया। सॉरी यार, तुम सुनाओ क्या हाल चाल है? तुम्हारी बातों में थोड़ी उदासी की बू आ रही है। क्या भाभी जी से लड़ाई हो गई है? हा हा करके हंस पड़ा अपूर्व। नहीं यार, लड़ने का समय ही नहीं मिलता है। मैं तो चाहता हूँ थोड़ी बहुत लड़ाई करें, फिर मैं उसे मनाऊं, वो मुझे मनाए। इसी में तो इश्क की कशिश बनी रहती है। जोर से हंसते हुए अपूर्व राय सिंघानी ने कहा, अभी भी तुम में बहुत दीवानगी है, मगर आज लग रहा है कुछ तो बात है यार। तुम्हारी वह बिंदास बात नजर नहीं आ रही है। क्या बात है? अपने यार को भी नहीं बता सकते क्या? अपूर्व राय सिंघानी की बात सुनकर के अनिल गोयल सोचने लगा, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं अपने बेटे की हरकत? क्या सच है क्या झूठ है, मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, मगर बात कुछ तो सीरियस है। तभी तो कॉलेज से निकाल दिया गया है। मेरे बेटे को कॉलेज से निकाल दिया, यह बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं? किस सोच में डूब गए यार। कभी आओ घर में मिल करके बैठ करके दो यार बातें करते हैं। जिंदगी तो जैसे मशीन हो गई है। तुम ही आ जाओ मेरे घर पर। तुम भी तो बहुत दिनों से मेरे घर नहीं आए हो, मुझे बुला रहे हो, खुद नहीं आ सकते क्या? भाभी जी को भी लेकर के आना। तुम्हारी भाभी जी मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। सुलेखा आएगी कि नहीं पता नहीं, मगर मैं एक दिन कोशिश करूंगा आने की। हाँ, सुलेखा भाभी तो अपनी बेटी को लेकर के बहुत बिजी होंगी। तुम्हारी बेटी तो सेलिब्रिटी बन गई है, कॉलेज के फंक्शन में भी बहुत धूम मचाया। तुम जो आजकल सेलिब्रिटी के फादर बन गए, तुम्हें अच्छे से पता है अनिल, मुझे यह डांस गाना पसंद नहीं है। मैं तो चाहता था कि तुम्हारे बेटे से मेरी बेटी की शादी हो जाए, हम दोनों में रिश्तेदारी हो जाएगी तो दोस्ती और पक्की हो जाएगी, मगर माँ बेटी बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। आज के जमाने के बच्चों को कंट्रोल में रखने को सोचना भी नहीं चाहिए। सबको अपनी अपनी लाइफ अपनी इच्छा से जीने का हक कानून ने दिया है। सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, फिर तो होम वायलेंस का तमगा लग जाएगा। क्यों स्नेहा, अभी प्रतीक तुम्हारे बातें नहीं सुनते क्या? बातें सुनाने के लिए मुझे फुर्सत ही कहाँ है। तुम्हारी बेटी को कॉलेज लाइफ कैसा लग रहा है? कुछ बातें शेयर की क्या तुमसे? अनिल गोयल जानने की कोशिश कर रहा था कि मयूरी ने अपने पापा से कुछ कहा है कि नहीं। मेरी बेटी अपनी बातें अपनी मम्मी से शेयर करती है, मुझसे शेयर करने का मौका ही कहाँ मिलता है। हाँ बेटी, अपने में ही मस्त, और मैं बिजनेस को लेकर के बिजी रहता हूँ। अपूर्व की बात सुनकर के अनिल गोयल सोचने लगा, इसका मतलब मयूरी ने अपने पापा से कुछ भी नहीं कहा अभी तक। जब तक खुद कुछ नहीं बताएगा तब तक मैं कुछ नहीं बताने वाला। बातें फैल जाएंगी तो लोगों के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। क्या हो गया यार, इतने खामोश हो गए? तुम तो इतने संजीदा कभी नहीं होते थे, आज क्या हो गया? उम्र बढ़ रही है इसलिए थोड़ा सा संजीदा होना जरूरी भी है। संजीदगी की बात सुन करके संजीदगी की बात तुम कर रहे हो। याद है कॉलेज में तुम कितने मस्तीखोर हुआ करते थे। स्नेहा भाभी को कॉलेज में मनाने के लिए क्या क्या तिकड़मे लगाया करते थे, सब कुछ याद है यार। पर कॉलेज लाइफ की बात अलग होती है। तुम भी तो सुलेखा भाभी के डांस को देख करके पागल हो गए थे और इजहार मोहब्बत कर दी थी, मगर अब डांस तुम्हें पसंद नहीं है। सब समय समय की बात होती है यार। हाँ यार, प्यार के मामले में मैं बहुत पॉजिटिव था। सुलेखा जब डांस करती थी तो कैसे लड़के पागल हो करके उसे घेर लेते थे, तब मुझे बहुत जलन होती थी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था, इसलिए तो उसका डांस करना मुझे बंद करवाना पड़ा। मगर सुलेखा भाभी के साथ तो यह ज्यादती हो गई। उन्होंने मन मार करके सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए। मुझे लगता है अपनी इच्छा से अपना जीवन जीना सभी जनता का एक मौलिक अधिकार है। मैं तो यह भी नहीं चाहता कि मयूरी डांस करे, मैं तो चाहता था तुम्हारे बेटे से वह शादी कर ले, मगर उसने एक दिन मुझे मौलिक अधिकार की धमकी दे दी। अपूर्व राय सिंघानी की बात सुनकर के अनिल गोयल सोचने लगा, अब मेरे बेटे से तुम्हारी बेटी की शादी कभी नहीं हो सकती। अपूर्व, मेरा बेटा तो इस लायक ही नहीं है कि तुम्हारी बेटी के आसपास भी जा सके। उसके बारे में जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हें नफरत हो जाएगी मेरे बेटे के लिए। तुम्हारी आंखों में नफरत शायद मैं देख नहीं पाऊंगा। ठीक है, अब मैं रखता हूँ, एक जरूरी मीटिंग है। अनिल गोयल ने बहाना बनाया। ओके यार, मैं भी रखता हूँ, देखते हैं कब मुलाकात करेंगे दो यार मिल बैठ करके। अपूर्व राय सिंघानी हो करके हंसने लगा, मगर अनिल गोयल ने खामोशी से फोन बंद कर दिया।
पूरा 1 महीना हंस और मयूरी ने कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय किया। कॉलेज के गुंडा गैंग के चले जाने से केवल हंस और मयूरी को खुशी नहीं है, बल्कि कॉलेज की बाकी लड़कियां भी खुश हैं। कुछ लड़कियों ने तो मयूरी की तारीफ करते हुए कहा, तुमने बहुत हिम्मत का काम किया मयूरी, तुम्हारे कारण हम सब भी अब सेफ हो गए हैं। मयूरी ने भी लड़कियों को आड़े हाथों लिया। तुम लोगों ने अब तक उसके नाम से लिखित शिकायत क्यों नहीं की थी? सभी लड़कियों का एक ही जवाब था, हम सब बहुत डरते थे। बड़े बाप का बेटा है, पता नहीं कब कहां पर हमें बेइज्जत कर दे। दुनिया में अंधेर गर्दी है क्या? तुम सब बहुत डरपोक हो। तुम सब लड़कियां अगर इकट्ठा हो करके उसका सामना करती तो उस गुंडे गैंग की हिम्मत नहीं होती लड़कियों से छेड़खानी करने की। हम लड़कियां इसी डर से चुप हो जाती हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की चिंता क्यों करते हैं? जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो लोग हमें बचाने आते हैं क्या? आजकल के ज़माने में लड़कियां इतनी सशक्त हो गई हैं कि खुद अपना बचाव कर सकती हैं, और करना भी चाहिए। मेरा क्या बिगाड़ लिया उस गैंग गुंडे ने? आगे से कभी हिम्मत भी नहीं होगी मेरे सामने आने की। मयूरी की बात सुन करके सभी लड़कियां खामोशी से हाँ में सिर हिला दी। एक लड़की ने कहा, मयूरी तुम प्रतीक के नाम से कोर्ट केस करने वाली हो, हमने सुना है। सोच रही हूं, अभी तक डिसाइड नहीं किया है। कुछ लोगों से बात करके फिर आगे कदम बढ़ाएंगे। इससे तो उस लड़के की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, हो सकता है उसे जेल हो जाए। तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है, फिर तुम बचाव के लिए उसके पक्ष में गवाही देना। कैसी बातें कर रही हो मयूरी? मैंने तो यूं ही कहा था। कोई भी बात यूं ही नहीं कहनी चाहिए, बात सोच समझ करके करनी चाहिए। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। सचमुच मयूरी तुम बहुत समझदार और हिम्मत वाली हो। मैं तो चाहती हूं तुम लोग भी समझदार और हिम्मत वाली बन जाओ, ताकि इन गुंडों को लड़कियों को छेड़ने की हिम्मत ही ना हो। कॉलेज किसी के बाप का नहीं है कि कॉलेज में आकर के गुंडागर्दी करें और लड़कियों के साथ छेड़खानी करें। हम किससे बात करेंगे किससे नहीं, यह तो हमारी मर्जी है। हमने अगर हंस के साथ बात की तो इससे प्रतीक को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। हंस मेरा बचपन का दोस्त है, हम दोनों एक साथ डांस भी करते हैं। ऐसे में हम दोनों में दोस्ती होना लाजमी है। एक लड़की ने मुस्कुरा करके कहा, केवल दोस्ती है क्या मयूरी, या दोस्ती से आगे भी कुछ है? अगर मान लो आगे कुछ है भी तो क्या प्रॉब्लम है? मेरी उम्र हो गई है प्यार करने लायक, और फिर हम दोनों तो बचपन से ही एक दूसरे को चाहते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। सचमुच तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। डांस में भी तो तुम लोग बिल्कुल परफेक्ट हो। केवल डांस में नहीं, हम दोनों की थिंकिंग भी बहुत मिलती है। अगर थिंकिंग नहीं मिलती तो हंस के साथ मैं कभी डांस भी नहीं करती। बिल्कुल सही कहा मयूरी। किसी से दोस्ती करने और प्यार करने से पहले उसकी थिंकिंग जान लेना बहुत जरूरी है। केवल शारीरिक आकर्षण से प्यार करने से बहुत प्रॉब्लम आती है जिंदगी में। तुम तो बहुत समझदार हो, फिर मुझे समझाने की जरूरत ही क्या है। अच्छा, अब मुझे जाना है, हंस आ रहा है। अच्छा बाय, कल मिलते हैं। कल संडे है, मंडे को मिलते हैं। हंस की बाइक में बैठे बैठे मयूरी ने कहा, लगता है प्रतीक गोयल शर्मा के मारे मुंह छुपा करके अपने घर में बैठा है। अच्छी शिक्षा मिली उसको। हंस ने कहा, हाँ तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। शुरू में मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि तुम्हारे साथ कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए, मगर अब तो मामला बिल्कुल शांत हो गया। आजकल कॉलेज में तुम्हारी हिम्मत के चर्चे बहुत हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन करके मुझे। मगर हंस, कल तो कुमार अंकल हमारे घर में आने वाले हैं पापा से बात करने। पता नहीं पापा को अभी तक पता है कि नहीं। अभी तक घर में भी कोई तूफान नहीं उठा, मगर आज शायद तूफान उठने वाला है। तुम इतनी हिम्मत वाली हो, तुम क्यों डर रही हो? मैं डर नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, कमर कस के सभी आंधी का सामना करने के लिए। मेरे साथ मेरी मम्मी भी हैं। मुझे बताना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं इंतजार करूंगा फोन का। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मयूरी ने हंस करके कहा, तुम्हें बताए बिना मुझे रात को नींद नहीं आएगी। ओके मयूरी, तुम्हारा घर आ गया, बाय। कल शाम को डांस क्लास में मिलते हैं। ओके बाय हंस, ड्राइव सेफली। मयूरी डांस क्लास से आकर के पढ़ने बैठी। उसके मम्मी पापा ड्राइंग हॉल में बैठ करके बातें कर रहे थे। इतने में डोर बेल बजी। अपूर्व राय सिंघानी ने दरवाजा खोला तो देखा सामने
कोई अनजान व्यक्ति खड़ा है। अपूर्व राय सिंघानी को हैरान परेशान देख करके व्यक्ति ने स्वयं अपना परिचय दिया। मैं कुमार भार्गव। कुमार भार्गव का नाम अच्छे से जानता है अपूर्व राय सिंघानी, फिर भी जानबूझ करके कहा, कौन कुमार भार्गव? मैंने आपको पहचाना नहीं। डांसर कुमार भार्गव, पहले का परिचय। अभी का परिचय, मैं हंस और मयूरी का गुरु हूँ। तबस्सुम के बदले अब मैं डांस सिखाता हूँ। क्या मैं अंदर नहीं आ सकता? अरे आइए, क्यों नहीं आ सकते हैं? आप मयूरी से मिलने आए हैं क्या? नहीं, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ, आपसे कुछ बातें करनी है। आश्चर्यचकित होकर के अपूर्व राय सिंघानी ने कहा, आप एक डांसर, मैं एक बिजनेसमैन, हम दोनों की कौन सी बात हो सकती है? है कुछ बात, पहले मुझे इत्मीनान से बैठने दीजिए, फिर बताता हूँ। जी, आपका स्वागत है। हमारे घर में पहली बार आए हैं। चाय पिएंगे या कॉफी? बताइए, जो भी पिलाएंगे चलेगा। मुस्कुरा करके कुमार भार्गव ने कहा। सुलेखा चाय बनाने चली गई। कुमार भार्गव और अपूर्व राय सिंघानी दोनों बैठे हैं ड्राइंग रूम में। कुछ देर तो दोनों चुप रहे। कुमार भार्गव सोच रहा था कहां से बात शुरू की जाए। कुमार भार्गव को चुप देख करके अपूर्व राय सिंघानी ने कहा, कौन सी बात करने आए हैं आप मुझसे? जिज्ञासा हो रही है इसलिए पूछ रहा हूँ। बिना कोई भूमिका बांधे कुमार भार्गव ने कहा, आपको पता है मयूरी के कॉलेज में मयूरी के साथ क्या हुआ है? आश्चर्यचकित होकर के अपूर्व राय सिंघानी ने कहा, क्या हुआ है? माँ बेटी ने मुझे कुछ नहीं बताया। थोड़ा सा सीरियस होकर के कुमार भार्गव ने कहा, आप बहुत बिजी रहे होंगे, आपने दोनों से कुछ पूछा नहीं होगा। अभी अभी मयूरी कॉलेज गई है, कभी आपने पूछा है कि कॉलेज लाइफ कैसी लग रही है? थोड़ा सा नाराज होते हुए अपूर्व राय सिंघानी ने कहा, यह हमारा फैमिली मैटर है, आप कौन होते हैं इसमें दखलंदाजी करने वाले? फिर शांति से कुमार भार्गव ने कहा, नाराज मत होइए राय सिंघानी साहब, मैं दखलंदाजी नहीं करने आया हूँ, मैं बस इतना कहने आया हूँ कि आपकी बेटी के साथ कॉलेज में गुंडों की टोली ने बहुत बदतमीजी की है। मयूरी को अकेली देख करके उन लोगों ने घेर लिया और जबरदस्ती सेल्फी खींचने की कोशिश करने लगे। एक ने तो मयूरी का हाथ पकड़ करके अपनी ओर खींचा भी था। किस्मत अच्छी थी कि मयूरी की उसी समय कॉलेज कल्चरल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट सौमित्र दास गुप्ता आ गया, वरना उस दिन मयूरी के साथ न जाने क्या होता। सब कुछ सुन करके अपूर्व राय सिंघानी गुस्से में बोल पड़ा, हमेशा डांस करती रहेगी तो यही होगा। कितनी बार कहा है डांस करने की जरूरत नहीं है, मगर मेरी बात माँ बेटी दोनों नहीं सुनती हैं। हैरान होकर के कुमार भार्गव ने कहा, एक पिता होकर के आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं अपनी बेटी के लिए? आप जानना नहीं चाहेंगी कि गुंडों की टोली का सरदार कौन था? आपको सब कुछ पता है, आप ही बताइए कौन था? आप उसे जानते हैं क्या? आपको सुन करके अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वह आपके जिगरी दोस्त का बेटा है। मेरे जिगरी दोस्त का बेटा मतलब पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? सीधा सीधा नाम बताइए। बिजनेसमैन अनिल गोयल का बेटा प्रतीक गोयल। प्रतीक गोयल का नाम सुन करके तिलमिला उठा अपूर्व राय सिंघानी और चिल्ला पड़ा, मैं यह मान नहीं सकता, प्रतीक गोयल ऐसा लड़का है ही नहीं, उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। उन लोगों को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। अपने पापा की चिल्ला चोट सुन करके मयूरी अपने रूम से बाहर आ गई। पहले कुमार भार्गव को नमस्ते किया, उसके बाद पापा की ओर देख करके कहा, आपको तो अपनी बेटी से ज्यादा प्यारा प्रतीक गोयल लगता है। अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है मगर प्रतीक गोयल का पूरा भरोसा है। हाँ हाँ, मुझे पूरा भरोसा है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। हंस करके मयूरी ने कहा, तो क्या हुआ, आप मुझे बचपन से नहीं जानते हैं? तुम्हें तो मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारा रंग ढंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कितनी बार कहा है डांस करना छोड़ दो। जो लड़कियां डांस करती हैं उनकी क्या इज्जत होती है लोगों की नजर में। चाय की ट्रे लेकर के ड्राइंग रूम में प्रवेश करते हुए सुलेखा ने कहा, गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए, मैंने तुम जैसी किसी को नहीं देखा है। मेरा डांस देख करके ही तो तुमने मुझे प्रपोज किया था और मेरे पीछे पड़ गए थे शादी के लिए। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाते हो। तुम यह भी भूल गए कि तुम्हारी बेटी आजकल बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उसके डांस को बहुत लोग पसंद करते हैं, उसके बहुत फैंस हैं। प्रतीक गोयल जैसे गंदी मानसिकता के लोग ही ऐसी हरकत करते हैं। उसने ऐसा किया, उसका क्या प्रमाण है? मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम लोगों की बातें सही हैं? अपने दोस्तों से पूछूंगा, उसके बाद ही मैं किसी नतीजे पर जा सकता हूं। गुस्से में सुलेखा चिल्ला पड़ी, तुम्हें तो अपने घर वालों से ज्यादा हमेशा दूसरों पर भरोसा होता है। तुम्हारी बीबी और तुम्हारी बेटी तो तुम्हारी दुश्मन है। तुम्हारी बातों
में उठक बैठक नहीं लगाती हैं, इसलिए दोनों बहुत बुरी हैं। मयूरी ने कहा, पापा आपको प्रमाण चाहिए तो लीजिए, मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा देती हूँ, आप खुद ही देख लीजिए उस गुंडे गैंग ने मेरे साथ क्या किया था कॉलेज कैंपस में। मोबाइल में वीडियो ओपन करके मयूरी ने अपने पापा की आंखों के सामने मोबाइल पकड़ करके रखा। राय सिंघानी ने पूरा वीडियो देखा और बिना कुछ बोले सिर नीचा करके सोचने लगा, आज मुझे अपनी पत्नी और बेटी के सामने सिर झुकाना पड़ा, वो भी एक पराये इंसान के सामने। मैं तो प्रतीक गोयल को बहुत अच्छा लड़का सोचता था, मगर उसने ऐसी हरकत कैसे की। अपनी पत्नी और बेटी पर कभी विश्वास नहीं कर रहा था, मगर इस वीडियो क्लिप पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। सचमुच एक लड़की के साथ इस तरह की बदतमीजी तो किसी गैंग रेप से कम नहीं है। कॉलेज कैंपस नहीं होता तो पता नहीं ये लड़के मेरी बेटी के साथ क्या करते। पापा को चुप देख करके मयूरी ने कहा, अब विश्वास हो गया आपको कि आपकी बेटी झूठ नहीं बोलती है। मयूरी की बात सुन करके भी अपूर्व राय सिंघानी सिर झुका करके बैठा रहा। तो कुमार भार्गव ने कहा, कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई है अपूर्व साहब, कहानी बहुत आगे तक चली गई। आगे की कहानी सुनेंगे तो आप बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। मयूरी ने जितना हिम्मत से काम किया, इसके बाद आपको अपनी बेटी पर गर्व होगा, मुझे 100% पक्का विश्वास है। मुझे तो लगता है मयूरी जैसी बेटी घर भर में होनी चाहिए, तभी हमारे देश के गुंडों को अच्छी सबक मिलेगी। कुमार भार्गव से अपनी तारीफ सुनकर के मयूरी की आंखें खुशी सी छलक आई और सुलेखा के चेहरे पर भी खुशी की चमक दिखाई दी। अभी तक मयूरी के पापा सिर झुका करके बैठ करके सोच रहे थे, अपनी बेटी की तारीफ सुन करके भी कुछ कह नहीं कहा तो मयूरी को बड़ा दुख हुआ। वह रो करके कहने लगी, मैं जितना भी अच्छा काम करूं कुमार सर, मेरे पापा को खुशी नहीं होती है। मेरे पापा को शायद बेटी पसंद नहीं थी, इसलिए बेटी का कोई भी अच्छा काम अच्छा नहीं लगता। उन्हें शायद अपने बिजनेस को संभालने के लिए बेटा चाहिए था। मयूरी की बात सुन करके सुलेखा ने कहा, एक बेटी को जो प्यार नहीं दे पाए तो जरूरी नहीं है कि बेटा आता तो उसे प्यार मिलता। अच्छा ही हुआ बेटा नहीं आया। बेटा अगर अपने बाप जैसी थिंकिंग रखता तो मुझसे दुखी माँ और कोई नहीं होती दुनिया में। ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। मम्मी, आज के जमाने में भी बेटा और बेटी में इतना फर्क किया जाता है, देख करके मुझे बहुत हैरानी होती है। बेटियों ने आज तक कितना गौरवपूर्ण काम किया है यह सबको मालूम है। हमारे देश की कितनी बेटियां हैं जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, और कितने बेटे हैं जो खानदान का नाम डुबो दिए हैं, जैसे प्रतीक गोयल ने किया। अब प्रतीक गोयल के पापा कभी भी सीना तान के अपने बेटे के तारीफ नहीं कर पाएंगे। सुलेखा ने कहा, फिर भी लोगों को ऐसा बेटा चाहिए। हंस जैसा इतना अच्छा बेटा सब लोगों को नहीं मिलता है। हंस की तारीफ और प्रतीक गोयल की निंदा सुन करके इतनी देर बाद अपूर्व राय सिंघानी ने कहा, छोटी मोटी गलतियां तो बच्चे किया करते हैं। प्रतीक ने ऐसा भी क्या किया जो उसके पापा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और हंस ने ऐसा क्या किया जो उसके मम्मी पापा का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। अपूर्व राय सिंघानी की बात सुन करके एक बार कुमार भार्गव ने कहा, हंस जैसा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलता है। वह जरूर बिजनेसमैन नहीं है, मगर इतना अच्छा डांसर कितने लोग बन पाते हैं। डांसर है तो क्या हुआ, उसके मम्मी पापा का तो अता पता नहीं है। पता नहीं किसका गंदा खून है जो डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी और सोनाली त्रिपाठी उठा करके ले आए अपने घर में, और उसके कारण मेरी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो रही है। अपूर्व राय सिंघानी की बात सुनकर के कुमार भार्गव को बहुत गुस्सा आया, मगर खुद को संयत करते हुए कहा, हंस किसी का गंदा खून नहीं है, जरूर किसी अच्छे माता पिता का बेटा है, तभी तो आज इतना सक्सेसफुल है और इतना अच्छा इंसान भी है। अच्छा इंसान होने का उसने ऐसा काम क्या किया जो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं? और हंस आपका कोई रिश्तेदार है क्या? रिश्तेदार नहीं है मगर शागिर्द तो है। मैं उसे अपने बेटे से कम नहीं समझता। उसने क्या अच्छा काम किया मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। मेरे पास हंस के गुणगान सुनने को फालतू समय नहीं है। आप मेरे घर में मेहमान बन करके आए हैं, इसलिए मैं आपसे कड़वी बात कहना नहीं चाहता था, मगर मजबूर होकर के कहना पड़ा। पहले आप बात तो सुन लीजिए, उसके बाद जो भी निर्णय लेना हो लीजिए। बेमन होकर के अपूर्व राय सिंघानी ने कहा, जो भी सुनाना हो
जल्दी सुनाइए, मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ा सा आराम की जरूरत है। प्रतीक गोयल को उसके कुछ गुंडे दोस्तों के साथ काले डीन ने कॉलेज से रिस्ट्रिकेट कर दिया मयूरी की शिकायत पर। आंखें बड़ी बड़ी करके अपूर्व राय सिंघानी ने कहा, क्या मयूरी यह सच है क्या? ना मैं झूठ बोलती हूँ और ना कुमार सर झूठ बोलते हैं, आप जो भी सुन रहे हैं सब सच है। मगर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? तो इसमें क्या इतनी बड़ी गलती हो गई? तुम तो सेलिब्रिटी हो, आजकल फिर सेलिब्रिटी के साथ फैंस सेल्फी तो लेते ही हैं। प्रतीक गोयल और उसका गुंडा गैंग मेरे फैंस नहीं है, उन लोगों ने मुझे घेर करके मेरे साथ जबरदस्ती की है। मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, यह अपराध गैंग रेप के समान है। मैं प्रतीक गोयल को अदालत के कटघरे में खड़ा करना चाहती हूँ। अपूर्व राय सिंघानी चिल्ला पड़ा, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ रही है मयूरी, तुमने अगर ऐसा किया तो मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। सुलेखा ने भी गुस्से में कहा, मैं भी चाहती हूँ कि प्रतीक गोयल को कोर्ट के कटघरे में खड़ा देखूं, फिर तो तुम दोनों माँ बेटी इस घर से निकल जाना। इतना आसान है क्या घर से निकालना? सुलेखा चिल्ला पड़ी, नहीं निकलेगी तो धक्का मार करके निकाल दूंगा, देखता हूँ क्या करती हो। हम दोनों माँ बेटी मिल करके होम वायलेंस का केस करेंगे, तुम जरा प्रूव करना हमारी गलती क्या है। गुस्से से सुलेखा कांपने लगी। इतनी देर बाद कुमार भार्गव ने कहा, अपूर्व साहब, आप घर की लड़ाई घर में बाद में लड़ लेना, पहले मेरी बात सुन लीजिए जो मैं आपसे कहने आया हूँ। हंस आया था मेरे पास यह कहने के लिए कि कुमार सर, आप मयूरी को समझाइए कि प्रतीक गोयल के नाम से कोर्ट केस ना करे, ऐसा करने से एक लड़के की जिंदगी तबाह हो जाएगी, हो सकता है उसे सजा हो जाए, उसकी जिंदगी पर एक काला धब्बा लग जाएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी लड़के की जिंदगी इस तरह से खराब हो जाए। अगर प्रतीक गोयल एक बार मयूरी से माफी मांग लेगा तो मयूरी उसे माफ कर देगी, उसे समझाना। आज मैं मयूरी को समझाने और आपको सब कुछ बताने आया हूं। जिस लड़के को आप इतना बुरा समझते हैं वह कितना अच्छा इंसान है, इस बात से पता चल जाएगा आपको। मुझे बस इतना कहना था, अब मैं जाना चाहता हूं। आप लोगों का घर का मामला आप समझ लीजिए, मुझे आपके घर के मामले में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। अपनी बातें कह करके कुमार भार्गव उठ करके जाने लगा तो इतने में डोरबेल फिर बजे। अपूर्व राय सिंघानी ने जाकर के दरवाजा खोला तो देखा अनिल गोयल खड़ा है। थोड़ी देर एक दूसरे को देखते रहे, फिर अपूर्व ने कहा, आओ आओ यार अंदर आओ। अनिल गोयल ने कुमार भार्गव को देखा तो आश्चर्यचकित होकर के पूछा, आप क्या वही डांसर हैं जिसने विदेशों में धूम मचाया है? कुमार भार्गव ने बिल्कुल सहज होकर के कहा, धूम नहीं मचाया है, थोड़ा बहुत डांस कर लेता हूं बस। मगर आप मुझे कैसे जानते हैं? अखबार में कई बार फोटो देखी है इसलिए पहचान गया। शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए, मगर इस देश के बहुत लोग मुझे नहीं पहचानते हैं। कुमार भार्गव का इशारा अपूर्व राय सिंघानी की ओर था। कुमार भार्गव की बात सुनकर के चोर नजर से अपूर्व राय सिंघानी कुमार भार्गव की ओर देखने लगा। अनिल गोयल ने बैठते हुए कहा, अचानक देख करके हैरान हो गया अपूर्व। हाँ यार, अचानक कैसे आना हुआ यही समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा झिझकते हुए अनिल गोयल ने कहा, क्या बताऊं यार, मैं अपने बेटे की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूं, तुम्हारी बेटी से माफी मांगने आया। मयूरी ने कहा, मुझसे क्यों माफी मांगेंगे आप अंकल, आपने तो कोई गलती नहीं की है, मेरे बेटे ने तो गलती की है बेटा, तुम उसे एक बार माफ कर दो। तुम माफ कर दोगी तो मैं कॉलेज डीन से बात करके दोबारा उसे कॉलेज में एडमिशन दिला दूंगा। अंकल, मैं तो उसके नाम से कोर्ट केस करने वाली हूँ, उसने जो हरकत की है वह माफी के लायक नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके तुझसे क्षमा मांगता हूँ बेटा, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। यह तो आपको पहले सोचना चाहिए था अंकल, बेटा है इसलिए पूरी आजादी दे दी। क्या बेटे का कोई चरित्र नहीं होता है? लड़के जो भी करते हैं सब माफ है। क्या संस्कार दिया अपने बेटे को? अपूर्व राय सिंघानी ने अपनी आवाज नीची करके कहा, मयूरी बेटा, तुमसे माफी मांग रहे हैं अंकल हाथ जोड़ करके, उसके बाद भी तुम इतने रूखेपन से बात कर रही हो। पापा कॉलेज में सबके सामने अपमानित तो मैं हुई हूँ, आपको क्या? आपको तो आपकी बेटी के मान अपमान से कुछ लेना देना ही नहीं है, आप तो केवल बिजनेस और दौलत समझते हैं। इतनी देर खड़ा खड़ा कुमार भार्गव सब कुछ सुन रहा था। उसने मयूरी को समझाते हुए कहा, मयूरी, हंस ने रिक्वेस्ट की है कि
कि तुम प्रतीक गोयल के नाम से कोर्ट केस मत करना। अगर वह खुद आकर के तुमसे माफी मांग ले तो माफ कर दोगी ना उसे? नहीं कुमार अंकल, प्रतीक गोयल और उसका गैंग कॉलेज में दिखना नहीं चाहिए। पता नहीं फिर किस लड़की की इज्जत से खेलेगा। मैं ऐसे लड़कों को कॉलेज में देखना नहीं चाहती। कोर्ट केस नहीं करूंगी। हंस की बात मान लेती हूं, मगर कॉलेज में वापस आने नहीं दूंगी, इतना मैं कर सकती हूं। इसके लिए मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वह अपना मुंह मुझे दिखाए, मैं देखना भी नहीं चाहती। एक पल भी रुके बिना गुस्से से मयूरी अपने कमरे में चली गई। कुमार भार्गव ने भी हाथ जोड़ते हुए कहा, अब मैं जा रहा हूं अपूर साहब। सुलेखा भाभी, इतना तो पक्का हो गया कि मयूरी कोर्ट केस नहीं करेगी। बस मुझे यही समझाना था, इसलिए मैं आया था। कुमार भार्गव भी बिना देर किए घर से निकल पड़ा। सुलेखा भी अपने कमरे में जाने लगी तो अनिल गोयल ने कहा, सुलेखा जी, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान देते हुए सुलेखा ने कहा, आप अपने इस नालायक बेटे के लिए हाथ जोड़ करके माफी मांगने आए हैं, मगर अपने दोस्त को देखिए। अपनी इतनी काबिल बेटी पर भी इन्हें कभी गर्व नहीं होता है। मेरी बेटी डांसर है, इसलिए इनकी इज्जत चली जाती है। भला कौन से जमाने में जी रहे हैं हम? आज के जमाने में डांसर बनना तो बहुत शान की बात मानी जाती है। इतने रियलिटी शोज होते हैं टीवी पर। माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए अपना काम धंधा छोड़ करके बच्चों के साथ रहते हैं महीनों तक, ताकि बच्चों को सफलता मिले। मेरी मयूरी ने अपने दम पर इस मुकाम को हासिल किया, मगर उसके पापा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर मेरी मयूरी कोई ऐसा वैसा काम करती तो माफ करना तो दूर की बात है, हम दोनों को घर से ही निकाल देते। अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि हम दोनों को घर से निकाल देंगे, क्योंकि हमने प्रतीक गोयल के नाम से केस करना चाहा। मयूरी ने तो कह दिया कि केस नहीं करेगी। इसके आगे मुझे और कुछ नहीं कहना है भाई साहब। सुलेखा गुस्से से, दुख से ड्राइंग रूम से अपने कमरे में चली गई। सुलेखा के जाने के बाद अपूर राय सिंघानी और अनिल गोयल दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद अनिल गोयल ने कहा, अपूर, तू ऐसा कब से हो गया? सुलेखा से तो तूने प्यार करके शादी की थी, उसके बाद उसके डांस को पसंद किया था, अब इतना डांस के खिलाफ कैसे हो गया? किसी से प्यार होना अच्छी बात है, मगर प्यार को लेकर के बहुत ज्यादा पजेसिव होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सुलेखा जी ने डांस बंद कर दिया, मगर तुम्हारी बेटी तो आज एक सक्सेसफुल डांसर है, उसे लेकर के तो तुम्हें गर्व होना चाहिए। तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम एक बेटी के पिता हो। मेरे जैसे एक नालायक बेटे के पिता होते तो समझ में आती। बेटा होने से भी कोई सुख नहीं मिल जाता। अगर सुख देना होता है तो बेटियां भी बहुत सुख देती हैं। आज तुम एक सेलिब्रिटी की बेटी के पापा हो। काश कि मेरी भी एक बेटी होती तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। अनिल गोयल की आंखें आज नम हो उठे। अनिल गोयल की बातें सुन करके आज अपूर राय सिंघानी को थोड़ा सा एहसास होने लगा कि उसने सुलेखा और मयूरी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। इसलिए मन ही मन सोचने लगा, अब पता नहीं सुलेखा और मयूरी मुझे कभी माफ करेंगी कि नहीं। मैंने उनके साथ बहुत अन्याय किया। अन्याय जब पहाड़ जैसा हो जाए तो माफी मिलना बहुत मुश्किल बात होती है। फिर मैं भी दोनों से माफी मांग करके मनाने की कोशिश अवश्य करूंगा। जैसे जैसे मुमताज बानो की उम्र बढ़ने लगी, मन में दबा अपराध बोध उसे और सताने लगा। हंस के जन्म का राज और अधिक देर तक मन में दबा करके वह रख नहीं पा रही हैं। उसके मन में यह डर समा गया है कि जाने कब मौत आ करके गले लगा ले। उससे पहले हंस के जन्म का राज बता देना चाहिए। अगर किसी से भी उसे यह पता चलेगा तो वह अपने मम्मी पापा से नफरत करने लगेगा, जबकि उसके मम्मी पापा का कोई दोष है ही नहीं। मौत से पहले मुमताज बानो अपना दोष स्वीकार करके हंस से क्षमा मांग लेना चाहती हैं। इसलिए एक दिन हंस को अपने घर बुला करके ताकि अकेले में सारी बातें अच्छे से बता सके। मुमताज बानो का मानना है कि हंस अब इतना बड़ा हो गया है कि अपने जीवन का राज सुन करके बर्दाश्त कर सकता है। रविवार के दिन हंस फुर्सत में रहता है सुबह सुबह, इसलिए सुबह नाश्ता करके अपनी मम्मी को कहीं और जाने का बहाना करके मुमताज बानो के घर पहुंच गया। जब से मुमताज बानो ने फोन करके बताया कि तुमसे कुछ बातें करनी है, तब से उसके मन में भी बातें जानने की जिज्ञासा बढ़ने लगी है। मुमताज बानो भी नाश्ता करके हंस के आने की प्रतीक्षा कर रही थी।
और बैठे बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तबस्सुम की बेटी अब थोड़ी बड़ी हो गई है, इसलिए जरीना भी घर आ गई। जरीना सुबह का काम करके अपने घर चली गई नाश्ता करने के लिए। मुमताज बानो को भी अकेलापन चाहिए था, इसलिए उसने जरीना से कहा कि तुम नाश्ता करने के लिए घर चली जाओ, फिर 12 बजे के बाद ही आना लंच बनाने के लिए। अचानक डोर बेल बजी तो मुमताज बानो ने उठ करके दरवाजा खोला। उसे समझ में आ गया कि हंस आया होगा। दरवाजा खोलते ही हंस को खड़ा देखा तो मुमताज बानो मुस्कुरा पड़ी। आओ आओ हंस, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। नमस्ते आंटी। मुझे आंटी नहीं हंस तुम नानी कह करके पुकारना। खुश हो करके हंस ने कहा, ठीक है आपको मैं नानी ही बुलाऊंगा। तुम मेरे नवासा जैसे ही हो, इसलिए नानी कहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपकी तो प्यारी सी नातिन आ गई है, बिल्कुल बारबी डॉल जैसी लगती है। तुम और मेरी नातिन दोनों ही मुझे प्यारे हो। आओ अंदर आकर के बैठ करके बातें करते हैं। दोनों अंदर आकर के सोफे पर बैठ गए। मुमताज बानो ने पूछा, क्या खाओगे क्या पियोगे बेटा? कुछ नहीं नानी, मैं घर से नाश्ता करके ही आया हूँ। मम्मी तो सुबह सुबह हॉस्पिटल चली गई होंगी। हॉस्पिटल जाने से पहले आशा आंटी को हिदायत दे करके जाती हैं कि नाश्ते में हमें क्या देना है। आशा आंटी नाश्ता किए बिना हमें बाहर नहीं जाने देती। बहुत अच्छी है आशा आंटी। ठीक है, कुछ खाओगे नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ पी तो सकते हो। अभी नहीं, पीने की इच्छा होगी तो मैं बाद में बता दूंगा आपको। अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है बेटा, मगर उम्र हो गई है, इसलिए जिंदगी का क्या भरोसा। तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी, इसलिए सोचा मौत आए उससे पहले सब कुछ तुम्हें बता करके जाऊं। मन में एक अपराध बोध लेकर के जी रही हूं। यह बोझ और उठाते नहीं बन रहा है मुझसे। हंस को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने आश्चर्यचकित होकर के पूछा, कौन सा अपराध बोध और कैसा बोझ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है नानी जी। तुम्हें कुछ पता नहीं है बेटा, तुम्हें समझ में कैसे आएगा। आज मैं सब कुछ बताने जा रही हूँ, तुम ध्यान से सुनना। सुन करके तुम्हें बुरा लग सकता है, शौक भी लग सकता है, मगर खुद को थोड़ा सा मजबूत बना करके रखना बेटा। हंस की आंखों में थोड़ा सा डर दिखाई दिया। वह मन ही मन सोचने लगा, आखिर ऐसी क्या बात है जो सुन करके मुझे शौक लग सकता है। मुझे मजबूत बन करके रहना पड़ेगा। अभी मैं इतना छोटा नहीं हूँ नानी जी, आप जो भी बताना चाहती हैं बताइए। मैंने तो अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सुना है, अभी और कुछ बाकी रह गया हो तो वो भी सुन लेता हूँ। मुझे तो आज तक अपनी जिंदगी का राज अच्छे से समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया कि मैं किसका बेटा हूँ, कौन मेरी माँ है और कौन मेरे पापा हैं। केवल इतना मालूम है कि मुझे पार्क से उठा करके ले आए थे मेरे डॉक्टर मम्मी पापा। आपको अगर कुछ पता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, ताकि मैं इतना तो जान सकूं कि मेरे असली मम्मी पापा कौन हैं और किस गुनाह की सजा मुझे मिली थी। थोड़ी देर सोच करके खुद को तैयार करके मुमताज बानो ने कहा, आज वही सब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। आश्चर्य से हंस ने पूछा, पर आपको सब कुछ कैसे पता है? सब कुछ सुनोगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मुझे सब कुछ कैसे पता है। फिर आप बताइए, मैं सब कुछ सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बताने से पहले कुछ पी लो। तुम्हें क्या पसंद है बताओ, पीते पीते बात कर लेंगे। आपको फिर कष्ट करना पड़ेगा नानी जी। मैं क्यों कष्ट करूंगी? जरीना को बुला लूंगी, वह बना करके चली जाएगी। ठीक है, फिर आज मैं गर्मा गर्म कॉफी पी लूंगा। मुमताज बानो ने जरीना को फोन लगा करके कहा कि 2 कप कॉफी बना करके दे करके जाओ। सुन करके जरीना जल्दी आ गई और किचन में जा करके कॉफी बना करके ले आई। हंस को देख करके खुश होते हुए जरीना ने कहा, कैसे हो हंस बेटा? मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसी हैं आंटी? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह सुबह तुम्हें देख करके बड़ा अच्छा लगा। कभी कभी आया करो तो हमें भी अच्छा लगता है। समय नहीं मिल पाता है आंटी, आज संडे है और नानी जी ने बुलाया था इसलिए चला आया। शाम को फिर डांस क्लास भी है। बड़ी आपा को तुम नानी जी बुला रहे हो, सुन करके बड़ा अच्छा लग रहा है। उन्होंने ही कहा है नानी बुलाने के लिए, इसलिए मैंने नानी जी कह करके बुलाया। मुझे भी अच्छा लग रहा है नानी कहने में। मेरी नानी तो हमेशा हमारे पास नहीं रहती हैं, कभी कभी आती हैं फिर चली जाती हैं। हंस की बात सुन करके जरीना मन ही मन सोचने लगी, असली नानी तो यही हैं, मगर आज तुम नानी कह करके बुला रहे हो इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कितना प्यार मिलना चाहिए था नानी से मगर नहीं मिला। बड़ी आपा क्या सचमुच
आज सब कुछ बताने वाली हैं, तभी हंस को बुलाया है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा होगा, हंस को भी पता चलेगा उसके असली मम्मी पापा कौन हैं और कितने अच्छे हैं। बेचारे के साथ बचपन से ही बहुत बुरा हुआ है, अब तो कम से कम सब कुछ अच्छा हो, अल्लाह से मैं यही दुआ मांगती हूँ। जरीना खड़ी खड़ी तू क्या सोच रही है, काफी तो बना दे, अब जा अपने घर में अपना काम कर ले। तेरे बच्चे तो चले गए ऑफिस, उनकी तो संडे को भी छुट्टी नहीं है, 12 बजे के बाद फिर आ जाना लंच बनाने के लिए। हंस तुम आज हमारे घर में लंच करके जाना, बताओ तुम्हें क्या पसंद है खाने में। नानी जी लंच करके जाऊंगा तो बड़ी देर हो जाएगी, उधर आशा आंटी मेरे इंतजार करेंगी। आशा आंटी को फोन करके बता देना कि तुम हमारे घर में हो और आज यहीं पर लंच करने वाले हो। अभी बता दो तो लंच बनाना ही नहीं पड़ेगा, अभी तो घर में खाने वाला कोई है ही नहीं, बेचारी को एक दिन आराम मिल जाएगा। वैसे भी अभी 11 बज रहा है, बात करते करते ही तो दोपहर हो जाएगी, बिना लंच किए तुम चले जाओगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी कौन सी बात है नानी की इतनी देर लगेगी बात करने में। हाँ बेटा, बड़ी लंबी कहानी है, बताने में देर तो लगेगी ही, और फिर मैं आराम से बताऊंगी, तुम आराम से सब कुछ सुनना था कि किसी के लिए मन में कोई गलत फहमी ना रहे। मैं तो सुनने के लिए बहुत बेताब हूं, आप जल्दी से शुरू करिए, क्या बताना चाहती हैं। काफी में एक चुस्की लगा करके हंस ने कहा था। मुमताज बानो ने भी काफी में एक चुस्की लगा करके कहा, काफी बहुत अच्छी बनी है। वैसे तो मैं काफी पीती नहीं हूँ, डॉक्टर ने मना कर रखा है इसलिए, मगर कभी कभी मन करता है। आज तुम हो मेरे साथ इसलिए मन हुआ, ऐसा मौका जिंदगी में कभी कभी मिलता है। तुम तो आज पहली बार मेरे घर में आए हो, बड़ा सुकून महसूस हो रहा है तुम्हें देख करके। इस उम्र में आप घर में अकेली रहती हो नानी। क्या करूं बेटा, एक ही बेटी है, उसकी भी शादी हो गई, ससुराल चली गई, अकेली नहीं रहूंगी तो क्या करूंगी। वैसे जरीना और उसका परिवार भी तो हमारे साथ रहता है, जरीना हमेशा मेरा देखभाल करती है, पर रात को तो आपको अकेले रहना पड़ता होगा। एक तो आपकी उम्र हो गई है, ऊपर से आप हार्ट पेशेंट हैं, ऐसे में अकेली रहना तो खतरे से खाली नहीं है। इस समय कोई साथ होना चाहिए। किसे साथ बुलाऊं बताओ, कौन है जो आ करके मेरे साथ रहेगा। हाँ, कभी कभी अगर अकेलापन लगता है तो जरीना आकर के मेरे साथ सो जाती है रात को। उस बेचारी ने जिंदगी भर मेरी बहुत सेवा की है। कभी कभी एकेडमिक चली जाती हूँ, तब्बू के साथ बैठ करके बातें कर लेती हूँ, मन बहल जाता है। तुमने भी तो देखा है, जब से तुमसे मिली हूँ तब से तुमसे एक लगाव हो गया है। तुम और मयूरी बहुत अच्छा डांस करते हो, तुम दोनों की जोड़ी को देख करके ऐसा लगता है जिंदगी भर यह जोड़ी कभी टूटनी नहीं चाहिए। अभी तो हम दोनों साथ हैं नानी जी, मगर आगे समय क्या रंग दिखाएगा क्या पता। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तुम्हें देख करके ऐसा लगता है क्या दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए हो। मुस्कुरा करके मुमताज बानो ने पूछा। प्यार शब्द सुन करके हंस थोड़ा शर्मा गया, शर्माते हुए कहा, हाँ एक दूसरे को पसंद करते हैं नानी, मगर प्यार शब्द का अर्थ बहुत बड़ा है। उम्र बढ़ते बढ़ते पता चलेगा कि एक दूसरे से प्यार करते भी हैं कि नहीं। समय के साथ लोगों में परिवर्तन भी आ जाता है। सुना है तुम दोनों बचपन से ही दोस्त हो और एक दूसरे को पसंद करते हो। हाँ, हम दोनों बचपन से ही डांस करते हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते थे, अभी एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो पर मुझसे छुपा रहे हो। नानी से बताने में क्या हर्ज है। हाँ नानी, मैं मयूरी से बहुत प्यार करता हूँ और मयूरी भी मुझसे बहुत प्यार करती है, मगर एक समस्या है, उसके पापा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। क्यों पसंद नहीं करते हैं? तुम इतने अच्छे डांसर हो, उसके पापा को डांसर पसंद नहीं है और मेरे असली मम्मी पापा का कुछ पता नहीं है, इसलिए मेरे लिए बहुत बुरे ख्याल रखते हैं। अब उनके मन का बुरा ख्याल निकल जाएगा। आश्चर्य से हंस ने पूछा, कैसे निकलेगा नानी? मुस्कुरा करके मुमताज बानो ने कहा, थोड़ी देर बाद सब तुम्हें पता चल जाएगा बेटा, वही सब बताने के लिए ही तो मैंने तुम्हें बुलाया है। मुमताज बानो की बात सुन करके हंस गहरी सोच में पड़ गया, उसके माथे पर सोच की लकीरें उभर आई। हंस को गहरी सोच में देख करके मुमताज बानो समझ गई कि हंस क्या सोच रहा है। मुमताज बानो के मन में हंस के प्रति प्यार
उमड़ आया। उसी की गलती के कारण हंस को यह जिंदगी मिली है। वह अपने असली मम्मी पापा से दूर है। यह बात मुमताज बानो को रात दिन कचोटती है। मृत्यु से पहले वह अपना जुर्म कबूल करके जाना चाहती हैं ताकि शांति से मौत को गले लगा सकें। बेटा क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं नानी जी, बस यूं ही चुप था। आप क्या बताने वाली हैं सुनने के लिए तैयार हो रहा था। आप जो भी बताना चाहती हैं बताइए। हंस बेटा, तुम जानना चाहोगे कि तुम्हारे असली मम्मी पापा कौन हैं? उनके बारे में जान करके क्या करूंगा नानी? जब उन्होंने जन्म के बाद मुझे कचरे में फेंक दिया था, उनके प्रति मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं है। मिल करके जब उनकी इज्जत नहीं कर सकता तो जान करके क्या करूंगा? तुम्हारे मम्मी पापा की गलती नहीं थी बेटा। आश्चर्यचकित होकर के हंस ने कहा। फिर किसकी गलती थी? जन्म तो मुझे माँ ने दिया था, उसी ने फेंक दिया होगा, मगर क्यों फेंका यह सोच सोच करके मेरी जिंदगी गुजर रही है। मेरी बात मानो बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा की कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। फिर आश्चर्यचकित होकर के हंस ने कहा, आपकी गलती थी? आपसे मेरे जन्म का क्या रिलेशन है? है बेटा, मैं ही तुम्हारी असली नानी हूँ। तब्बू तुम्हारी असली मम्मी है और कुमार भार्गव तुम्हारे असली पापा हैं। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। तबस्सुम मैम और कुमार सर जैसे इतने अच्छे इंसान ऐसा नहीं कर सकते हैं। हतप्रभ है हंस, उन्होंने कुछ नहीं किया, जो भी किया मैंने किया। गुनाह मेरा है, सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। पर आपने यह गुनाह क्यों किया था? क्या मजबूरी थी? तुम्हारे मम्मी पापा एक दूसरे से कॉलेज लाइफ से प्यार करते थे। दोनों एक साथ मिल करके डांस करते थे। दोनों काफ़ी सक्सेसफुल डांसर थे। मुझे इस बात की खुशी थी। दोनों के प्यार के बारे में मुझे थोड़ा सा अंदेशा था, मगर मैंने कभी जाहिर होने नहीं दिया। उन्होंने भी खुल करके मुझे कभी नहीं कहा। दोनों की उम्र ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने समय पर सब कुछ छोड़ दिया था। मैं अक्सर डांस के सिलसिले में यूरोप अमेरिका घूमती रहती थी। तब तुम्हारी मम्मी अकेले घर में रहती थी। मैं जब घर में नहीं थी तब तुम्हारे मम्मी पापा दोनों मिलते थे। मुझे यूरोप टूर से आने के बाद पता चला कि तुम्हारी मम्मी प्रेग्नेंट हैं, जबकि दोनों की शादी नहीं हुई थी। बात इस हद तक बढ़ जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं एक फेमस सेलिब्रिटी थी, लोग मुझे जानते थे, इसलिए मैं डर गई थी कि लोगों को जब पता चलेगा कि मेरी बेटी बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई है तो क्या होगा। एक तो मैं सिंगल मॉम, ऊपर से समाज का बहुत प्रेशर था मुझ पर, किसी को कुछ पता ना चले, इसलिए मैंने तुम्हारी मम्मी को अपने कमरे में कैद कर दिया और कुछ महीनों के बाद तुम्हारा जन्म हुआ। उस समय मेरे पापा कहाँ पर थे? उन्होंने मम्मी से शादी क्यों नहीं की थी? उस समय तुम्हारे पापा हायर स्टडी के लिए अमेरिका गए हुए थे। सारी बातें सुन करके तब्बू से कोर्ट मैरिज करने के लिए आए थे, मगर तुम्हारे पापा के प्रति मेरे मन में बहुत नफरत पैदा हो गई थी। उसे यह धमकी दे करके घर से मैंने भगा दिया था कि वह कभी मेरे घर के आसपास भी ना दिखे। तब्बू और तुम्हारे बच्चे को मैं मार डालूंगी, इस तरह की मैंने उसे धमकी दी थी। तुम कभी भी मेरी तब्बू से मत मिलना। मेरी अनुपस्थिति में दोनों घर में अकेले मिले, यह बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं तुम्हारे मम्मी पापा को माफ़ नहीं कर पाई। उस समय मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। नतीजा यह हुआ कि तुम्हारे जन्म के बाद मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें एक पार्क में छोड़ दिया था। मुमताज बानो की बात सुन करके हंस बिल्कुल खामोश हो गया और उसकी आंखें गीली होने लगी तो वह आंखें नीची करके बैठा रहा। हंस को दुखी देख करके मुमताज बानो की आंखें बरसने लगी। वह उठ करके हंस के पास आकर के बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए रोते रोते कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती किया था हंस, मेरा गुनाह माफ़ करने के लायक नहीं है। मैं सिंगल मॉम थी, इसलिए दुनिया से डर गई थी। उस समय अगर कुमार से तबस्सुम की शादी कर देती तो आज तुम उनके पास होते। मेरे ही कारण तुम्हें अपने मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला, मगर मैं हमेशा डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी और सोनाली त्रिपाठी के प्रति ग्रेटफुल रहूंगी कि उन्होंने तुम्हें केवल बचाया नहीं, बहुत प्यार से पाल पोस करके बड़ा किया, तुम्हें इस लायक बनाया। इतनी देर बाद हंस ने अपनी आंखें उठाई और कहा, गलती तो मेरे मम्मी पापा की भी थी।
उनको भी आपके साथ यह धोखा नहीं करना चाहिए था। प्यार करना गुनाह नहीं है, मगर शादी से पहले इस तरह मिलना तो गुनाह है। आपकी अनुपस्थिति में दोनों ने मिल करके बहुत बड़ी गलती की थी। अपनी गलती के कारण उन्होंने मुझे खो दिया। डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी और डॉक्टर सोनाली त्रिपाठी ही मेरे मम्मी पापा हैं। अब मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ करके कभी भी उनके पास नहीं जाऊंगा। उनसे जो प्यार मिला मुझे कभी लगा ही नहीं कि वे मेरे असली मम्मी पापा नहीं हैं। आप अगर यह राज मुझे नहीं बताती तो ही अच्छा होता। तबस्सुम मैम और कुमार सर के लिए मेरे मन में जो इज्जत थी, पता नहीं वह इज्जत रह पाएगी भी कि नहीं। फिर कभी मैं उनके एकेडमिक में डांस करने जा पाऊंगा कि नहीं। एकेडमिक तो अभी भी मेरी है। तुम क्यों नहीं जाओगे एकेडमी में? क्या पता मैं आपको कभी माफ कर पाऊंगा कि नहीं। आपने भी अपनी इज्जत और अपनी नाक ऊंची रखने के लिए मेरी जिंदगी से खिलवाड़ की। आपको उस समय सोच समझ करके फैसला लेना था। अगर पापा मम्मी से शादी करना चाहते थे तो दोनों की शादी करने देनी थी। दोनों की शादी हो जाती तो मेरी जिंदगी की कहानी कुछ और होती। अभी भी मैं बहुत अच्छे से हूँ, मगर आप लोग मेरी जिंदगी में हलचल पैदा कर रहे हैं। वह सच मैं जानना नहीं चाहता जो मेरे अतीत का एक काला इतिहास है। मेरे लिए वर्तमान समय बहुत कीमती है। आपकी एकेडमी में ना सही, मैं किसी और एकेडमी में जा करके डांस कर लूँगा। डांस एकेडमी की कमी है क्या इस दुनिया में? मुझे पता नहीं आपकी एकेडमी में जा करके मैं उनका सामना कैसे करूँगा। मैंने तो तबस्सुम मैम की बेटी को अपनी बहन माना है। जिसे एक बार बहन माना है वह तो मेरी बहन ही है ना। तुम भले ही मुझे माफ मत करो बेटा, मगर जिसे तुमने अपनी बहन माना है उससे रिश्ता निभाना। वो तो तुम्हारी असली बहन है। तुमने उसे बहन माना है, यह तो तुम्हारे अच्छे मन की निशानी है। अच्छा एक बात बताइए नानी, मेरे मम्मी पापा को सब कुछ पता है क्या? हाँ, उन्हें सब कुछ पता है, फिर भी दोनों खामोश हैं। दोनों नहीं चाहते कि डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी और सोनाली त्रिपाठी को कोई दुख मिले, इसलिए दोनों ने कभी दावा नहीं किया तुम्हें अपना बेटा कह करके। तुम्हें दूर से ही देख करके दोनों खुश रहते हैं, पर मैं जानती हूँ कि उनके मन में कहीं ना कहीं एक गहरा जख्म है, और यह जख्म मेरे कारण ही हुआ है। तभी तबस्सुम मैम और कुमार सर मुझे इतना प्यार करते हैं, जैसे मैं उनका खुद का बेटा हूँ। मुझे कभी कभी अजीब लगता है यह सोच करके कि किसी पराये लड़के को इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है। फिर जब मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिलता तो मैं चुप हो जाता हूँ। मैंने सोचा शायद मैं उनका शागिर्द हूँ, इसलिए प्यार करते हैं। हंस बेटा, तुमसे मेरी एक विनती है, तुम एकेडमी जाना मत छोड़ना और डांस मत छोड़ना। अगर तुमने ऐसा किया तो तबस्सुम और कुमार दोनों खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अपने माता पिता के बारे में जान करके उनसे नफरत मत करो। कभी कभी बच्चे प्यार के जुनून में ऐसी गलती किया करते हैं। यह बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई। जब तक समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर दोनों की शादी किसने की नानी? दोनों मुझसे बहुत नाराज थे और नफरत करते थे। मुझे बिना बताए ही दोनों ने शादी करने का फैसला किया और तब्बू ने अपना घर छोड़ दिया। पर नानी, अभी तो आप एकेडमी में जा करके तबस्सुम मैम से बातें करती हैं। तुम्हारी मम्मी फिर से प्रेग्नेंट हुई, यह सुन करके मैं बहुत खुश हो गई। दोनों से मैंने माफ़ी मांगी तो दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया। दरअसल कुमार बहुत अच्छा लड़का है, यह बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई। दोनों ने माफ़ कर दिया, उसके बाद मैं एकेडमी जाने लगी। इसलिए तो नानी मैं हमेशा मयूरी से दूर रहने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं यह बुद्धि मुझ में कैसे आई। मुझे लगता है जिससे आप प्यार करते हो उसकी इज्जत की रक्षा करना भी प्यार करने वाले का धर्म है। इतनी सी उम्र में तुम इतने समझदार हो, इसके लिए डॉक्टर अभिलाष और डॉक्टर सोनाली को क्रेडिट जाता है। दोनों ने तुम्हें अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दे करके बड़े किए हैं। मैं शायद अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई थी। कारण यह था कि एक तो मैं अकेली थी, ऊपर से हमेशा बिजी रहती थी। गलती मेरी ही थी। मेरी बेटी को इस तरह अकेली छोड़ना नहीं चाहिए था। जब वह जवान हो गई मुझ में भी शोहरत और दौलत का नशा बहुत छा गया था। यह दौलत और शोहरत किसी काम का नहीं है जब मन में शांति नहीं हो। मेरी बेटी की शादी हो गई, अब वह अपने ससुराल चली गई। मेरी दौलत से उसको कोई मतलब नहीं है। बताओ यह दौलत और शोहरत कमा करके मैंने क्या हासिल किया? दौलत और शोहरत कमाना चाहिए, मगर सबसे पहले घर परिवार और अपने बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोनों में सामंजस्य
होना बहुत जरूरी है। जिस समय मेरी बेटी का मेरा साथ चाहिए था उस समय मैं उसे दे ना सकी, इसलिए तो कुमार भार्गव के प्यार में यह सब गलती कर बैठी। मुमताज बानो की बात सुन करके फिर हंस खामोश हो गया। इन बातों का कोई जवाब उसके पास नहीं है, उसकी इतनी उम्र भी नहीं है कि इन बातों का कोई तर्क दे सके। फिर तुम खामोश होकर के क्या सोच रहे हो हंस? मेरी स्थिति तो बहुत ही अजीब हो गई, मैं किधर जाऊं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ मेरे मम्मी पापा जिन्होंने मुझे दूसरा जन्म दिया, पाल पोस करके इस लायक बनाया, दूसरी तरफ मेरे दोनों उस्ताद जिन्हें मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, अब जब पता चला वे मेरे असली मम्मी पापा हैं तो मैं किस तरह का व्यवहार करूं यह समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो मैं उन्हें उस्ताद समझ करके इज्जत करता था, मगर अब उनके सामने जाऊंगा तो हमेशा यह बात मन में आएगी कि दोनों मेरे असली मम्मी पापा हैं। नानी आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी बेटा, तुम सोचो इस बारे में, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वही करो। तुम्हें अगर लगता है पहले जैसे ही रहना है तो वैसे ही रहो, और अगर लगता है कि तुम अपने असली मम्मी पापा को स्वीकार कर लो तो वैसा करो। पहले जैसे मैं अब नहीं कर सकता। सारी बातें जानने के बाद आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ, इंसान की भी एक साइकोलॉजी होती है। मेरे अंदर दो विचार हैं और दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी एक मन कहता है कि असली मम्मी पापा को स्वीकार कर लूं, और कभी मन कहता है कि जिन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है, जिनके कारण आज मैं जिंदा हूँ, उनको छोड़ करके मैं उन्हें दुख नहीं दे सकता। आपने मुझे बहुत दुविधा में डाल दिया नानी, मुझे माफ करना बेटा, मैं भी मजबूर थी। यह बोझ लेकर के मैं और जी नहीं पा रही थी। मुझे मालूम है मेरी जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, इसलिए मौत से पहले मैं सब कुछ बता करके जाना चाहती हूँ, इसलिए आज तुम्हें बुला करके सारी बातें बताई। पहले तुम छोटे थे इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया, मगर अब तुम इस लायक हो गए हो कि जिंदगी में आने वाले तूफानों का सामना कर सकते हो। एक बात बताइए नानी, मेरे मम्मी पापा मतलब मेरे डॉक्टर मम्मी पापा को यह बात पता है क्या? हाँ, उनको भी सब कुछ पता है, मगर उन्होंने तुम्हें बताने के लिए मना किया है। क्यों मना किया है? वो लोग नहीं चाहते कि तुम उनको छोड़ करके अपने असली मम्मी पापा के पास चले जाओ। वो लोग यह दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अपने बेटे से कम नहीं समझते हैं। उन्होंने तो मुझे भी मना किया था, मगर मैं खुद को रोक नहीं पाई। उनसे मैं माफ़ी मांग लूँगी, अपना वादा रख नहीं पाई। इसलिए मेरे मम्मी पापा अपनी जगह सही हैं। उन्होंने मुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया। इतने सालों से हमारे बीच में माता पिता और बेटे का संबंध है। अगर अब उनको छोड़ दूंगा तो उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, और यह गुनाह मैं नहीं कर सकता। तब्बू और कुमार तुम्हें कभी नहीं कहेंगे कि तुम उनके पास आ जाओ। उनको अपनी गलती का एहसास है, इसलिए तो उनको जब पता चलेगा कि तुम्हें सब पता है तो पता नहीं तुम्हारा सामना कर पाएंगे कि नहीं। मुझे तुमसे बस इस बात की गुजारिश है कि तुम अपने असली मम्मी पापा को गलत मत समझो। जो भी गलती हुई है मुझसे हुई है। तुम मुझे जो भी सजा देना चाहते हो दे सकते हो। हर सजा पाने के काबिल हूं मैं, और उसके लिए तैयार भी हूं। मैं किसी को क्या सजा दे सकता हूं नानी? मुझे खुद इतनी बड़ी सजा मिली है बिना गलती के। हंस की आंखों में आंसू भर आए, यह सोच करके कि इतने अच्छे मम्मी पापा का बेटा हो करके भी मैं आज उनके पास रह नहीं सकता, उनका परिचय नहीं दे सकता। हंस बेटा, तुम अब बड़े हो गए हो, जो भी निर्णय लेना तुम्हें लेना है। तुम्हारे सामने बहुत बड़ी परीक्षा है, मगर मुझे पता है तुम इस परीक्षा में भी पास हो जाओगे। तुम में इतनी हिम्मत है। दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि जरीना ने आकर के कहा, लंच बन गया है बड़ी आपा, टेबल में खाना लगा दिया है, आप दोनों आ जाइए खाना खाने के लिए। मुमताज बानो ने कहा, चलो हंस बेटा, लंच का टाइम हो गया है, थोड़ा सा लंच कर लो। नहीं नानी, इस वक्त मुझसे कुछ भी खाते नहीं बनेगा, मैं बल्कि घर जाता हूँ, थोड़ी देर अकेला सुकून से बैठना चाहता हूँ। शाम को एकेडमी जा करके क्या करूंगा अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। जरीना ने कहा, हंस बेटा, इतने प्यार से तुम्हारे लिए मैंने खाना बनाया है, बिना खाए चले जाओगे तो मुझे बहुत दुख होगा। अच्छा जरीना आंटी, आप खाना लगाओ, मैं आता हूँ। मुस्कुरा करके जरीना खाना लगाने के लिए चली गई। मुमताज बानो और हंस भी उठ करके डाइनिंग टेबल की ओर
बढ़ गए। शाम को डांस क्लास जाने में न जाने क्यों हंस के मन में एक अजीब भावना ने जन्म लिया, ऐसी भावना जिसे वह किसी से भी बांट नहीं सकता। मयूरी को तो अभी कुछ पता नहीं है, इसलिए उसे भी कह नहीं पा रहा है। कैसे जाकर के अपने मम्मी पापा से, जिन्हें आज तक गुरु मानता आया है, सामना करेगा। इस बात को लेकर के मन में एक बहुत बड़ी दुविधा है। किसी के साथ भी अगर ऐसी स्थिति हो तो ऐसी भावना होना स्वाभाविक ही। हंस जिस कठिन परिस्थिति से होकर के गुजर रहा है, यह इस उम्र के एक बच्चे के लिए बहुत ही कष्टदायक है। विधाता का लेखा जोखा उसे भी समझ में नहीं आ रहा है। हंस अभी थोड़ा बहुत यह भी समझ पा रहा है कि अब तक उसके मम्मी पापा को पता होते हुए भी कि वह उनका बेटा है, फिर भी ना जाने कैसे डांस सिखाया होगा। उनके दिल के दर्द को हंस अब महसूस कर पा रहा है। अपने मम्मी पापा को तो उसने क्षमा कर दिया, क्योंकि उसे पता चल गया कि उनकी कोई गलती नहीं थी। कुमार भार्गव डांस सिखा रहा है और साथ में तबस्सुम भी है। तबस्सुम की बेटी अब थोड़ी सी बड़ी होने लगी है, इसलिए आया के पास छोड़ करके वह आजकल एकेडमी आने लगी हैं। कुमार भार्गव किसी गीत पर क्लासिकल नृत्य और वेस्टर्न डांस का फ्यूजन करके का प्रयोग कर रहा था। हंस के मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसलिए वह डांस में बहुत अधिक मन नहीं लगा पा रहा था। कुमार भार्गव समझ नहीं पा रहा था आज हंस को हो क्या गया है। मयूरी तो अच्छे से डांस कर रही है, मगर हंस के कदम क्यों लड़खड़ा रहे हैं। हंस ने जब ताल और लय दोनों में गड़बड़ी की तो कुमार भार्गव ने समझाते हुए कहा, ऐसे नहीं बेटा, आप गलत कर रहे हो। मैं जैसा कर रहा हूं मुझे देखो और ऐसे फॉलो करो। हंस कोशिश करने लगा, मगर फिर भी वह ताल नहीं मिला पा रहा था। कुमार भार्गव ने फिर समझाते हुए कहा, एक बार मेरी ओर देखो, फिर वैसा ही करो। हमेशा तो तुम कर लेते हो, आज क्यों नहीं कर पा रहे हो हंस बेटा? आज क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है पापा। अचानक हंस के मुंह से पापा शब्द निकल गया तो कुमार भार्गव के कदम अचानक रुक गए और हंस के कदम भी रुक गए। दोनों को देख करके मयूरी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दोनों रुक गए तो मयूरी भी रुक गई और आंखें फाड़ करके दोनों को देखने लगी। हंस के मुंह से पापा शब्द सुन करके अपना डांस रोक करके कुमार भार्गव सोच में पड़ गया। हंस के मुंह से अचानक पापा शब्द क्यों निकला? आज तक तो उसने कभी ऐसा नहीं कहा मुझे, हमेशा कुमार सर करके बातें करता है। क्या हंस को सारी सच्चाई पता चल गई? मगर किसने बताया होगा? डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी और सोनाली त्रिपाठी तो नहीं बताएंगे, मगर किसने बताया? या तो मुमताज आंटी या फिर जरीना आपा बता सकती हैं। इन दोनों के अलावा यह सच किसी को नहीं मालूम है। जरूर हंस को पता चल गया होगा, तभी आज उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। अगर उसने सच जान लिया तो जरूर उसके मन को बहुत बड़ी चोट पहुंची होगी। पता नहीं हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। सचमुच हम बहुत बदनसीब मम्मी पापा हैं जो जान करके भी अपने बेटे का परिचय नहीं दे पा रहे हैं। कुमार भार्गव ने कहा, मुझे थोड़ी सी थकान हो रही है तब्बू, मैं अपने रूम में जा करके बैठ रहा हूं। तुम इन दोनों को आगे के स्टेप बता दो। अगर इनको आज डांस करने का मन नहीं है तो इनको छुट्टी दे दो। इधर तबस्सुम भी एकदम से आश्चर्यचकित होकर के एक बार हंस को और एक बार कुमार भार्गव की ओर देखने लगी। वह भी आश्चर्यचकित होकर के मन ही मन सोचने लगी, आज हंस क्लास में जब से आया है तब से उसके चेहरे पर ना जाने क्यों एक गहरी चिंता की रेखाएं हैं। पता नहीं किस सोच में डूबा हुआ है। उसके मुंह से अचानक पापा कहना बड़ा अजीब लग रहा है। आज तक उसने ऐसा कभी नहीं कहा, फिर आज यह शब्द मुंह से कैसे निकल गया? क्या हंस को पता चल गया कि हम उसके मम्मी पापा हैं? मगर यह सच कौन बताएगा? डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी और सोनाली त्रिपाठी तो नहीं बताएंगे। इनके अलावा अम्मी और जरीना आपा को पता है। क्या इन दोनों में से किसी ने बताया है? मैं कैसे पता करूं? मुझे हंस से बात करनी पड़ेगी। अगर यही हाल रहा तो हंस तो डांस कर ही नहीं पाएगा। दोनों का लंदन से डांस के लिए ऑफर आया है, उसके लिए अच्छे से तैयारी भी तो करनी है। मयूरी के सामने अभी कुछ पूछना ठीक नहीं रहेगा। डांस क्लास खत्म होने के बाद मयूरी जाएगी, उसके बाद हंस को अपने रूम में बुला करके बातें करनी पड़ेगी। पहले तो मुझे कुमार से इस विषय पर डिस्कस करना है। तबस्सुम अपनी जिज्ञासा नहीं रोक पाई, इसलिए प्यार से पूछा, हंस बेटा, क्या आज डांस करने का मन नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। पता नहीं क्यों
आज मेरा मन नहीं लग रहा है। आज अगर डांस नहीं करूंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आज मैं थोड़ा सा अकेला रहना चाहता हूँ। मयूरी ने कहा, ऐसा क्या हो गया हंस कि तुम्हें अकेले रहने की इच्छा हो रही है? तुम तो हमेशा सबके साथ बहुत खुश रहते हो। ठीक है मयूरी बेटा, अगर हंस को डांस करना अच्छा नहीं लग रहा है तो आज मत करो। एक दिन नहीं करने से कुछ नहीं होगा। तुम दोनों इतने मेहनती हो कि सब कर लोगे। मयूरी ने खुश होकर के कहा, फिर हम दोनों घर चले जाएं क्या मैम? मयूरी तुम चली जाओ घर। हंस से मुझे थोड़ी बात करनी है, उसके मन में क्या चल रहा है थोड़ा जानना जरूरी है। मैं रहूंगी तो कोई प्रॉब्लम है क्या? हंस और मैं दोनों साथ चले जाएंगे। नहीं मयूरी बेटा, मैं हंस से अकेले में बात करना चाहती हूँ। हो सकता है तुम रहोगी तो हंस खुल करके बात नहीं कर पाए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबके सामने खुल करके नहीं बता सकते हैं। तुम अब बड़ी हो गई हो, समझो बेटा। अच्छा मैम, फिर मैं चली जाती हूँ। हंस तुम ठहरो, मैं चली जाती हूँ। तुम किसके साथ जाओगी मयूरी? मैं ड्राइवर को कॉल कर लेती हूँ, थोड़ी देर में आ ही जाएगा, फिर निकल जाऊंगी। ड्राइवर आने तक तुम कहाँ रहोगी? तबस्सुम ने कहा, जब तक ड्राइवर नहीं आता है तब तक हम बैठ करके थोड़ी देर आराम करते हैं। चलो मेरे कमरे में बैठना दोनों। चारों तबस्सुम के केबिन में बैठे हैं मगर खामोश हैं। तबस्सुम मयूरी के सामने कुछ कहना नहीं चाहती है और मयूरी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात करे। थोड़ी देर में ड्राइवर आ गया तो मयूरी दोनों को बाय करते हुए निकल गई। हंस बेटा कुछ पियोगे? मयूरी के जाने के बाद तबस्सुम, हाँ मैम, मैं केवल पानी पीऊंगा और कुछ नहीं। तबस्सुम ने पानी की बोतल हंस के हाथ में दिया। कुमार भार्गव अभी तक खामोश बैठा है, खुद के जज्बात को काबू करने में लगा हुआ है। मगर एक पिता का हृदय अपने बेटे को सामने देख करके भी अगर परिचय ना दे सके तो कैसे काबू में आ सकता है? कुमार तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने खामोश क्यों हो? ऐसा करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? तबस्सुम जानती है फिर भी कुमार को संभालने के लिए कहा। पानी पी करके हंस ने कहा, मैम आप कुछ पूछना चाहती हैं मुझसे? हंस की बात सुन करके इतनी देर बाद कुमार भार्गव ने बड़े ही भावुक होकर के कहा, हंस बेटा एक बात पूछूंगा, तुम सच बताओगे क्या? जो कुछ भी पूछना है पूछिए, अब छुपाने के लिए क्या रह गया है? आप लोगों को सब पता है, फिर भी आप लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं। जानबूझ करके कुमार भार्गव ने कहा, क्या नहीं बताया बेटा? आप खुद ही अपने दिल से पूछिए, क्या नहीं बताया आप लोगों ने? हंस बेटा हम मजबूर थे, बहुत बार तुम्हें बताना चाहा मगर किसी को वादा किया था इसलिए वादा तोड़ नहीं पाए। हो सके तो हम दोनों को माफ कर देना, हमारी गलती की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ी। तुमसे हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ। कुमार भार्गव ने दोनों हाथ जोड़ दिए तो हंस ने उसके हाथ पकड़ करके कहा, मुझसे माफी मत मांगिए पापा, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि आप दोनों की कोई गलती नहीं थी। हाँ थोड़ी सी गलती तो थी मगर उसे हम बहुत बड़ी गलती नहीं कह सकते हैं। इतनी देर बाद तबस्सुम ने कहा, हंस बेटा तुम्हें सारी सच्चाई किसने बताई? नानी ने बताई। उन्होंने मुझे अपने घर में आज सुबह बुलाया था। किस लिए बुलाया था मुझे पता नहीं था, मगर जाने के बाद उन्होंने सारी सच्चाई बताई और मुझसे माफी मांगी। उन्होंने यह भी कहा कि आप दोनों की कोई गलती नहीं थी, इसलिए आप दोनों को मैं माफ कर दूं। आखिर अम्मी ने सब कुछ बता ही दिया। डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी और सोनाली त्रिपाठी ने मना किया था बताने के लिए, मगर अम्मी ने ऐसा क्यों किया? नानी जी कह रही थी उनसे यह झूठ का बोझ और उठाते नहीं बन रहा है। उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मौत से पहले सब कुछ बता करके जाना चाहती हैं। अगर नहीं बता करके जाती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। अगर पता भी चलता तो आप दोनों को हमेशा अपराधी समझ करके आप दोनों से नफरत करता। यही डर था उनके मन में। उन्होंने बता करके अच्छा ही किया, मुझे कम से कम पता तो चल गया कि मेरे असली मम्मी पापा कौन हैं। इतनी देर बाद कुमार भार्गव ने कहा, सच जान करके तुम्हें हमसे बहुत अभिमान हो रहा होगा, बहुत दुख हो रहा होगा, इसलिए तुम्हारे चेहरे पर आज एक अजीब सी उदासी थी। मुझे कुछ आभास तो था मगर पूरी तरह आश्वस्त नहीं था कि तुम्हें सच पता चल गया है।
यह सब जानने के बाद तुम कैसा रिएक्ट करोगे, इस बात को हमें बहुत डर था, मगर तुम्हें इतना शांत और गंभीर देख करके समझ में आया कि इस उम्र में भी तुम बहुत समझदार हो। वक्त ने मुझे ऐसा बना दिया है पापा। हंस के मुंह से पापा शब्द सुन करके कुमार भार्गव ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और रो पड़ा। पास में बैठी तबस्सुम की आंखें भी बरसने लगी। दोनों को इस तरह रोते हुए देख करके हंस ने कहा, मैं जब आपके सामने बैठा हूं तो आप लोग इस तरह से क्यों रो रहे हैं? आपका बेटा अभी जिंदा है। हंस के मुंह पर हाथ रखते हुए तबस्सुम ने कहा, ऐसी बात मत करो बेटा, तुम्हें मैंने बहुत ढूंढा। मम्मी ने कहा था तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। मैंने जरीना आपा के साथ मिलकर के एक एक अनाथ आश्रम में पता किया, मगर तुम नहीं मिले। जिस दिन पता चला कि तुम मेरे बेटे हो, उस समय भी हम मजबूर हो गए, क्योंकि तुम्हें नया जीवन तो डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी और सोनाली त्रिपाठी ने दिया था। उनके साथ भी हम अन्याय नहीं कर सकते थे, इसलिए दिल में दर्द लेकर के हम दोनों खामोश रहे। हमारी गलती है, हमारी गलती के लिए हमें माफ कर सको तो कर देना बेटा। मैंने आप दोनों को माफ कर दिया, मगर मेरे सामने बहुत बड़ा प्रश्न पहाड़ बन करके खड़ा है। कुमार भार्गव ने कहा, क्या प्रश्न है बेटा? जब मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा? अब मैं किधर जाऊं? मैं अपने असली मम्मी पापा के पास जाऊं या फिर जिन्होंने मुझे नई जिंदगी दी उनके पास जाऊं? तुम्हें जिन्होंने नई जिंदगी दी उनके कारण तुम आज इस मुकाम पर खड़े हो, वही तुम्हारे असली मम्मी पापा हैं। हम तो केवल बायोलॉजिकल मम्मी पापा हैं। केवल जन्म देने से कोई मम्मी पापा नहीं बनता है। मम्मी पापा बनने के लिए बहुत सारे कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, जो हमने बिल्कुल भी नहीं निभाए हैं। इसलिए तुम पर हम अपना हक नहीं जता सकते बेटा। मगर मुझे जब पता चल गया मेरे असली मम्मी पापा कौन हैं, तो मैं उनसे दूर कैसे रह सकता हूँ? आज तक तुम जिन्हें मम्मी पापा कहते आ रहे हो वही तुम्हारे असली मम्मी पापा हैं। उनसे हम तुम्हें अलग नहीं कर पाएंगे बेटा। इतनी बड़ी नाइंसाफी हमसे नहीं हो सकती है। फिर क्या मैं मम्मी पापा को नहीं बताऊं कि मुझे अपने असली मम्मी पापा के बारे में पता चल गया है? यह राज ही रहने दूं क्या? हंस की बात सुनकर के कुमार भार्गव और तबस्सुम दोनों सोच में पड़ गए। दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कौन सा रास्ता अपनाया जाए। वे हंस के मन के दर्द को समझ रहे हैं, मगर उनके पास कोई दवा नहीं है। उनके पास अपने जख्म पर लगाने के लिए मरहम नहीं है, तो हंस के जख्म पर कैसे मरहम लगाएंगे? मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 12 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।